हम्म जरा कल्पना कीजिए, मतलब सोचकर देखिए कि किसी विवादित संपत्ति की कोई फाइल है और वो अदालत की सबसे सुरक्षित तिजोरी में बंद है। जिस पर पूरी कानूनी मोहर भी लगी हो। बिल्कुल, कानूनी मोहर लगी है, लेकिन उसी रात बिना किसी ताले को तोड़े या बिना किसी भौतिक हस्ताक्षर के वो संपत्ति अचानक किसी अनजान व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो जाती है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की सीन जैसा लग रहा है। वही ना, पर ये कोई फिल्म नहीं है। आज की हमारी इस पड़ताल में, यानी इस गहन विश्लेषण में, हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, हम समझेंगे कि कैसे एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया गया था, वही सिस्टम एक साधारण लॉगिन और पासवर्ड के जरिए किसी भी नागरिक की पूरी विरासत को मिटाने का हथियार बन सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी उस प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है जिसे हम आम भाषा में सिस्टम कहते हैं। और आज हमारे पास चर्चा के लिए, इस विषय को गहराई से समझने के लिए, डी वर्ल्ड आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक बेहद दिलचस्प कॉमिक स्टोरी बोर्ड मौजूद है। इसका नाम है माटी का मान, प्रशासनिक छल और न्याय की अग्नि परीक्षा। नाम से ही काफी गहरा लग रहा है। बिल्कुल, और ये केस स्टडी इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि जब फाइलों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की हेराफेरी होती है ना, तो वो महज किसी क्लर्क की गलती नहीं होती। तो फिर क्या होता है? वो एक सुनियोजित ढांचागत विफलता होती है, मतलब एक पूरा प्लान्ड फेलियर। हम आज इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक आम नागरिक इन प्रक्रियाओं के चक्रव्यूह में उलझता है। सही कहा। और इस पूरी प्रशासनिक विफलता को समझने के लिए ना, हमें एक वास्तविक घटनाक्रम को देखना होगा। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक गांव है लाची रामपुर, और यहाँ के एक 60 वर्षीय किसान है शिव गोविंद सिंह। अच्छा। उनके पास कुल 7 चक्कों वाली जमीन है। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो गाटा संख्या 96, 945, 177, 374, 379, 381 और 444। और देखिए, एक किसान के लिए ये महज कुछ नंबर या आंकड़े नहीं होते। बिल्कुल नहीं, ये उसकी पहचान है, उसके पुरखों की अमानत है। सही बात है। लेकिन ये पूरी पहचान तब खतरे में पड़ जाती है जब उनका बेटा शैलेंद्र सिंह राज्य के डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड को चेक करता है। और वहां उसे क्या मिलता है? वहां उसे पता चलता है कि अचानक, मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के, उस जमीन के रिकॉर्ड से पिता का नाम ही हटा दिया गया है। अरे बाप रे! हाँ, और किसी अनजान व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया है। मतलब हम अक्सर बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा की बात करते हैं ना। बिल्कुल, वहां तो बहुत सख्ती होती है। वही तो, वहां अगर सर्वर हैक हो जाए और फंड गायब हो जाए तो कितना बड़ा हंगामा होता है। लेकिन यहाँ कोई बाहरी हैकर नहीं है। यहाँ तो भूमि रिकॉर्ड जैसे विशाल डेटाबेस में एक साइलेंट एंट्री के जरिए पूरी की पूरी नेटवर्थ शून्य कर दी गई है। मतलब रातों रात सब गायब। देखिए, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जब हम भूमि रिकॉर्ड्स या खतूनी के डिजिटलीकरण की बात करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यही कि लोगों को सुविधा मिले। हाँ, कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपनी संपत्ति की स्थिति देख सके। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेंच है। कैसा पेंच? इस डेटाबेस को देखने का अधिकार तो सबके पास है, लेकिन इसमें बदलाव करने, यानी जो राइट एक्सेस होता है ना, वो अधिकार केवल कुछ विशिष्ट राजस्व अधिकारियों के पास होता है। अच्छा, मतलब कोई आम आदमी उसे बदल नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। और सामान्य कानूनी प्रक्रिया में जब किसी जमीन का मालिकाना हक बदलता है, जिसे हम दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। हाँ, मैंने सुना है, उसमें काफी समय लगता है। बहुत समय लगता है। बाकायदा नोटिस जारी किए जाते हैं, स्थानीय स्तर पर आपत्तियां मांगी जाती हैं। अगर ये पूरी फ्रंट एंड प्रक्रिया हुए बिना ही डिजिटल डेटाबेस में नाम बदल रहा है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसका सीधा मतलब है कि किसी ने बैक एंड एडमिन एक्सेस का इस्तेमाल किया है। बाप रे! ये कोई सिस्टम का साधारण ग्लिच या तकनीकी खराबी नहीं है। ये बिना अंदरूनी अधिकारियों के मिलीभगत के संभव ही नहीं है। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस सिस्टम की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, वही सिस्टम में सेंध लगाने की चाबी बन गए। बिल्कुल, रक्षा के भक्षक बन गए। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब इस तरह का कोई बड़ा बदलाव बैकएंड से किया जाता है,
तो मूल मालिक के पास कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन तक नहीं आता, जो कि आना चाहिए था। एकदम। अब जब इस तरह की साइलेंट डकैती होती है तो स्वाभाविक है कि नागरिक बड़े दरवाजों की ओर रुख करेगा। न्याय के लिए तो भागना ही पड़ता है। शैलेंद्र ने भी बिल्कुल यही किया। उसने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी जो पीएमओ का ग्रीवेंस पोर्टल है ना, वहां अपनी शिकायत दर्ज की। अच्छा, सीधा पीएमओ? हाँ, और इस शिकायत का बाकायदा एक नंबर भी है, PMO PGE 20260064859। लेकिन यहाँ से ना प्रशासनिक भूल भुलैया का एक और जटिल चक्र शुरू हो जाता है, क्योंकि पीएमओ का पोर्टल खुद कोई जांच एजेंसी तो है नहीं जो जाकर जमीन का मुआयना करेगी। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। और ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसे अक्सर आम लोग समझ नहीं पाते। वो कैसे? देखिए, उच्च स्तरीय पोर्टल्स का काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना और शिकायतों को सही जगह चैनलाइज करना होता है। एग्जीक्यूशन यानी जो असली कार्रवाई है वो हमेशा उसी स्थानीय मशीनरी को करनी होती है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मतलब चोर से ही कह रहे हैं कि अपनी चोरी की जांच करो? एक तरह से हाँ। इसलिए पीएमओ पोर्टल उस शिकायत को वापस उसी स्थानीय प्रशासन के पास मार्क कर देता है, और जब ये मामला वापस निचले स्तर पर आता है तो वो एक अधीन कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार की अदालत के दृश्य में देखने को मिलता है। वहां क्या हुआ? मामला अदालत में पहुंचता है, वहां विपक्ष के वकील राघव आते हैं और जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगते हैं। ये तो बहुत ही आम बात है अदालतों में। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अदालत के रीडर अरुण कुमार सिंह अगली तारीख तय कर देते हैं, 22 मई 2026। वही जानी मानी तारीख पर तारीख वाली बात। एकदम वही, जिसका सीधा उद्देश्य शायद शिकायतकर्ता को थकाना होता है। लेकिन यहाँ शैलेंद्र सिर्फ अगली तारीख लेकर चुप नहीं बैठता। उसने कुछ सवाल उठाए, बहुत तगड़े सवाल उठाए। वो अदालत के सामने एक ऐसा तर्क रखता है जो इस पूरे मामले की सबसे मजबूत तकनीकी और कानूनी कड़ी है। अच्छा। वो सवाल उठाता है कि जब जमीन के रिकॉर्ड कस्टोडिया लेगेस में थे तो उनमें बदलाव कैसे हो गया? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा सवाल पूछ लिया उसने। हाँ, पर ये कस्टोडिया लेगेस ये होता क्या है असल में? मैं बताता हूँ। कस्टोडिया लेगेस एक लैटिन सिद्धांत है जिसका सीधा अर्थ है न्यायालय की अभिरक्षा। मतलब कोर्ट की कस्टडी में? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब कोई संपत्ति या उससे जुड़ा दस्तावेज किसी न्यायिक विवाद के चलते अदालत के अधीन आ जाता है तो कानून के संरक्षण में उसकी स्थिति को बिना अदालत की पूर्व अनुमति के बदला ही नहीं जा सकता। ओहो, मतलब वो लॉक हो जाना चाहिए। एकदम। ये न्यायपालिका की अखंडता का सबसे बुनियादी नियम है। अगर कोई व्यक्ति या अधिकारी ऐसा करता है तो ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं है, तो ये एक तरह का अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है। ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप है और एक गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाता है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर कोई मामला अदालत में चल रहा है तो उस संपत्ति की जो फिजिकल फाइलें हैं वो तो अदालत के रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित लॉक होती हैं। बिल्कुल सुरक्षित होती है। लेकिन उसी संपत्ति का जो डिजिटल प्रतिरूप है, यानी जो डेटा सर्वर पर मौजूद है, वो पूरी तरह से असुरक्षित रहता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खामी है। अदालत ने फिजिकल फाइल तो सील कर दी, लेकिन डिजिटल खतौनी को रियल टाइम में फ्रीज या लॉक करने का कोई मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा है। ये तो वही बात हो गई ना। कैसी बात? कि आपने घर के मुख्य दरवाजे पे तो भारी ताला लगा दिया है, लेकिन पीछे की खिड़की पूरी तरह खुली छोड़ दी है, कोई भी आ जा सकता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने, पीछे की खिड़की एकदम खुली है। और इसी कम्युनिकेशन गैप या कह लीजिए सिंक की कमी का फायदा इस मामले में उठाया गया है। एक तरफ न्यायपालिका अपने पुराने कागजी सिस्टम और फाइलों पर काम कर रही है और दूसरी तरफ राजस्व विभाग आधुनिक डिजिटल डेटाबेस पर चल रहा है। दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। सही कहा। जब शैलेंद्र ने यह सवाल उठाया और मामले की प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की मांग की तो उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी जमीन वापस पाना नहीं था। तो और क्या साबित करना चाहता था वो? उसका उद्देश्य ये स्थापित करना था कि कोर्ट की कस्टडी का ये डिजिटल उल्लंघन आखिर हुआ कैसे और इसके पीछे किन अधिकारियों के पास वो एडमिन एक्सेस था। ओहो, मतलब सीधे सिस्टम की जवाबदेही मांग ली उसने। बिल्कुल। ये एक बहुत ही लक्षित और सटीक कानूनी प्रहार था उसकी तरफ से। पर जब कोई नागरिक इस तरह के सटीक तकनीकी और कानूनी सवाल पूछने लगता है ना, तो अक्सर प्रशासन के पास उसका कोई सीधा जवाब होता ही नहीं है। हाँ, वो अक्सर गोलमोल जवाब देने लगते हैं। बिल्कुल। और तब शुरू होती है राज्य की एक और मनोवैज्ञानिक रणनीति। कौन सी रणनीति? 19 मई 2026 को ना एक प्रशासनिक रिपोर्ट सामने आती है।
इस रिपोर्ट पर उसी अदालत के रीडर अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं। अच्छा। और उसमें एक बहुत ही अजीब बात लिखी होती है। रिपोर्ट कहती है, आवेदक पैरवी नहीं कर रहे हैं, केवल प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये रिपोर्ट अपने आप में पूरी प्रशासनिक मानसिकता को बेनकाब कर देती है। देखिए, संस्थागत मनोविज्ञान में ना इसे डिफ्लेक्शन की रणनीति कहा जाता है। डिफ्लेक्शन मतलब ध्यान भटकाना। बिल्कुल। जब कोई विभाग या संस्था ये नहीं समझा पाती कि उनकी निगरानी में रिकॉर्ड कैसे बदल गए, तो वे सारा दोष उठाकर शिकायतकर्ता की प्रक्रिया पर ही डाल देते हैं कि गलती तुम्हारी है। हाँ, ये फाइलों में खुद को सुरक्षित करने का एक बहुत ही पुराना हथकंडा है, ताकि अगर भविष्य में कोई उच्च न्यायालय या जांच समिति उस फाइल को खोले तो वहां ये लिखा मिले कि प्रशासन तो मुस्तैद था, लेकिन आवेदक ही अपने मामले को लेकर गंभीर नहीं था। मतलब ये तो पूरी तरह से पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देने वाली बात हो गई ना। बिल्कुल, इसे ही तो विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी जमीन कागजों में हड़प ली गई है, जो दिल्ली तक पीएमओ पोर्टल्स पर लगातार शिकायत दर्ज कर रहा है, जो एसडीएम की अदालत में खड़ा होकर कस्टोडिया लेजिस जैसे जटिल सवाल उठा रहा है, उसी पर यह आरोप लगा देना कि वो पैरवी नहीं कर रहा, ये तो ऐसा है जैसे राज्य खुद एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रहा हो नागरिक के खिलाफ। और ये जानबूझकर किया जाता है। हाँ, इस विक्टिम ब्लेमिंग का सीधा उद्देश्य नागरिक के मनोबल को तोड़ना है, उसे ये महसूस कराना है कि इस विशाल तंत्र से लड़ना तो असंभव है। और इसी मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण ना शिवगोविंद का ये मामला सिर्फ एक राजस्व संहिता या किसी संपत्ति का विवाद नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है ये सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की लड़ाई में बदल जाता है। अनुच्छेद 21 मतलब राइट टू लाइफ। बिल्कुल। शिवगोविंद का ये मानना कि जमीन छीनना केवल संपत्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि जीने का अधिकार छीनना है, ये कानूनी रूप से पूरी तरह सटीक बात है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब केवल जैविक रूप से सांस लेना नहीं होता। हाँ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी तो है। एकदम सही। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार भी शामिल है, खासकर एक किसान के लिए। हाँ, उसकी जमीन कोई ऐसा कमर्शियल निवेश तो है नहीं जिसे वो रातों रात स्टॉक मार्केट की तरह बदल सके। बिल्कुल नहीं, वो तो उसकी रोजी रोटी है। हाँ, जमीन उसकी पीढ़ियों की सुरक्षा है, उसका सामाजिक वजूद है। जब सिस्टम किसी खामी या मिलीभगत के चलते उस वजूद को ही डेटाबेस से डिलीट कर देता है, तो वो केवल एक डिजिटल एंट्री नहीं मिटा रहा होता, वो उस परिवार के अनुच्छेद 21 का ही उल्लंघन कर रहा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए, जब एक तरफ पूरा तंत्र फाइलों और नियमों के पीछे छिपकर नागरिक को थकाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तब इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अच्छा, कौन सा मोड़? ये मोड़ साबित करता है कि डिजिटल तकनीक सिर्फ फंसाने का साधन नहीं है, बल्कि ये न्याय दिलाने का एक मजबूत हथियार भी बन सकती है। वो कैसे? हम बात कर रहे हैं 21 मई 2026 की, मतलब आज ही के दिन की। हाँ, इसी दिन आयोजित हुए जनता दरबार की। जनता दरबार एक ऐसा मंच है जहां नौकरशाही की जो लंबी श्रृंखला है उसे दरकिनार करके नागरिक सीधे जिले के शीर्ष अधिकारी से मिल सकता है। यानी सीधे जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। बिल्कुल, सीधे डीएन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और यही वो मंच था जहां शैलेंद्र ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को निरुत्तर कर दिया। उसने वहां क्या किया? जब वो जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के सामने पेश होता है तो वो केवल जुबानी शिकायत नहीं करता और न ही किसी पुरानी फाइल का हवाला देता है। वो सीधे अपना मोबाइल फोन निकालता है, वो डीएम के सामने स्क्रीन पर डिजिटल रिकॉर्ड्स दिखाता है और एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता है। क्या विरोधाभास? कि कैसे प्रशासनिक पोर्टल पर तो शिकायतें बंद दिखाई जा रही हैं, जबकि वास्तविकता में जमीन के रिकॉर्ड की समस्या जस की तस बनी हुई है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। एकदम। और देखिए, ये घटना डिजिटल फुटप्रिंट की ताकत को रेखांकित करती है। डिजिटल फुटप्रिंट? हाँ, जिस डिजिटल लूप होल का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड में सेंध लगाने की कोशिश की गई, उसी डिजिटल सिस्टम ने पीछे ऐसे निशान छोड़ दिए जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। मतलब सबूत पीछे छूट गए। बिल्कुल। आप भौतिक फाइलों को गायब कर सकते हैं, कागजों को फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्वर पर होने वाले हर बदलाव, हर लॉगिन की एक टाइम स्टैंप होती है, जिसे मिटाना नामुमकिन है। एकदम। और जब कोई नागरिक इन डिजिटल साक्ष्यों को किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने सीधे रखता है, तो सिस्टम के लिए उन्हें नजरअंदाज करना या गोलमोल बातें करना लगभग असंभव हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही निर्णायक क्षण था, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण और सिस्टम के विरोधाभास को स्क्रीन पर देखकर
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को तुरंत एक कड़ा आदेश देना पड़ता है। क्या आदेश दिया उन्होंने? उनका आदेश था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो बहुत बड़ी जीत है। हाँ, ये दिखाता है कि नौकरशाही के सर्वोच्च स्तर को हस्तक्षेप करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये न्याय केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पीड़ित पक्ष के पास सबूतों को डिजिटल रूप में पेश करने की समझ और क्षमता थी। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख भी है। ये घटना साबित करती है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर ठोस डिजिटल साक्ष्यों, कानूनी जानकारी और एक अटूट संकल्प के साथ उसे चुनौती दी जाए तो उन्हें झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल, जवाबदेही तय की जा सकती है। शिव गोविंद जी का जो वो कथन है ना कि सत्य देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं, ये इस पूरे संघर्ष का एक सटीक और भावपूर्ण निष्कर्ष है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। हाँ, और ये केस इस बात का भी प्रमाण है कि आधुनिक युग में नागरिकों के लिए अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सिर्फ नैतिक रूप से सही होना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? डिजिटल साक्षरता होना भी उतना ही आवश्यक है। एकदम सही बात है। और इस पड़ताल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो यही है कि पीएमओ जैसे उच्च स्तरीय पोर्टल्स का सही इस्तेमाल करना, डिजिटल खतौनी के स्क्रीनशॉट्स को सुरक्षित रखना और कस्टोडियल लेजेस जैसे कानूनी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर ही इस पूरी प्रशासनिक साजिश को बेनकाब किया जा सका। बिल्कुल। अगर शैलेंद्र के पास ये जानकारी न होती ना तो शायद वो रीडर की उस रिपोर्ट के आगे हार मान चुका होता जिसमें उसी पर पैरवी न करने का आरोप लगाया गया था। हाँ, वो शायद निराश होकर घर बैठ जाता। डिजिटल तकनीक ने नागरिक को वो शक्ति दी है जिससे वो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सके। लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने के लिए ना उस डिजिटल भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो सबके पास नहीं होता। बिल्कुल। ये मामला एक अपवाद हो सकता है जहां शिकायतकर्ता तकनीकी और कानूनी रूप से इतना जागरूक था कि वो हार मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने हर स्तर पर सिस्टम के विरोधाभासों को उसी की भाषा में चुनौती दी। और यही बात हमें आज के सबसे विचलित करने वाले सवाल की ओर ले जाती है। कैसा सवाल? देखिए, इस पूरे मामले में हमने देखा कि एक ऐसा परिवार था जो पढ़ा लिखा था, जो स्मार्टफोन और ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स का इस्तेमाल करना जानता था, जो अदालत में प्रशासनिक डिफ्लेक्शन को समझकर डिजिटल फुटप्रिंट से उसका मुकाबला कर सका। हाँ, वो सक्षम थे। लेकिन जरा सोचिए उन अनगिनत लोगों के बारे में, उन लाखों किसानों के बारे में जो आज भी फाइलों, कागजों और इन डिजिटल पोर्टल्स की जटिल भाषा को बिल्कुल नहीं समझते। ये तो है, हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके लिए सर्वर डाउन है या पोर्टल पर नाम नहीं है का मतलब सिर्फ उनकी नियति का फैसला होता है। वो बेचारे वही मान लेते हैं। बहुत ही गंभीर बात कह रही हैं आप। अगर न्याय पाने के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन पोर्टल्स की समझ और कानूनी दांवपेचों का ज्ञान एक अनिवार्य शर्त बन गया है, तो क्या हमारा वर्तमान प्रशासनिक ढांचा वास्तव में देश के हर एक आम इंसान को न्याय देने के लिए डिजाइन किया गया है? सोचने वाली बात है। या फिर ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक ऐसा सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है जिसे पार करने की क्षमता केवल कुछ गिने चुने साधन संपन्न और जागरूक लोगों के पास ही है? ये सच में एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि इस चर्चा ने आपको सिस्टम की कार्यप्रणाली को एक नए नजरिए से देखने का अवसर दिया होगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।